आज भी कुछ कम लोग लग रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। दरवाज़ा खुला तो नहीं है, आवाज़ आ रही है। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने जी आज लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? भूल गए? लर्निंग कर्व्स किए थे, ठीक है। एक हमने क्या किया था कि हमें किस तरह डिवाइड कर देना चाहिए अपने पास जो डाटा सेट हो। एक ट्रेनिंग सेट और एक टेस्ट सेट। क्यों डिवाइड किया था? कोफिशिएंट क्या? तीन थे, लेकिन पहले हमने दो में किया, ट्रेनिंग और टेस्ट। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि बास का ट्रेनिंग पे बहुत अच्छा ट्रेन हो जाता है, लेकिन नई एग्जांपल्स पे काम नहीं करता। तो हम अगर पहले से ही कुछ एग्जांपल्स हटा दें जो उसको नज़र ना आ रही हो और ट्रेनिंग सेट पे ट्रेन कर दें और बाद में उन पे चेक करें, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर इस पे ज़्यादा ट्रेन हो गया, ओवरफिट हो गया तो दूसरे पे इतना अच्छा काम नहीं करेगा। तो ओवरफिटिंग को काइंड ऑफ हैंडल कर लेते। दूसरा, हमने 3 हिस्सों में क्यों डिवाइड किया था? हमने एक बाद में कहा था कि ट्रेनिंग, क्रॉस वैलिडेशन और टेस्ट सेट 3 बना लें। वो किस केस में बनाए थे? भूल गए? याद रखेंगे तो पिछला तो बड़ा सिंपल सा लेक्चर था यार। अच्छा, तो मेन जो उसकी वजह थी वो ये थी कि अगर हम कोई पैरामीटर ट्यून करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, या हम लैम्डा डिसाइड करना चाहते हैं कि लैम्डा क्या रखें, तो अब ये भी हमारा ट्रेनिंग के दौरान यूज़ होने वाला एक पैरामीटर है। और इसको हम अगर ट्यून करना चाहते हैं तो बजाय इसके कि हम उसको टेस्ट सेट के ऊपर ट्यून करें, हम 3 हिस्सों में तोड़ लेते हैं, ट्रेनिंग सेट, क्रॉस वैलिडेशन सेट और टेस्ट सेट। तो हम ट्रेनिंग पे ट्रेन करते हैं विद डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ लेट्स से कि हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या लैम्डा सेट करें, तो हम उसके ऊपर उसको ट्यून करते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं क्रॉस वैलिडेशन के ऊपर, टेस्ट सेट के ऊपर नहीं करते। फिर उनमें जो बेस्ट बिहेव कर रहा होता है उसका नंबर रिपोर्ट करने के लिए कि एक्चुअल में वो कैसा परफॉर्म करेगा, हम वो क्रॉस वैलिडेशन वाला नंबर नहीं लेते क्योंकि उस पर तो वो पहले ही मैक्सिमम आया है, हम उसको टेस्ट सेट के ऊपर चलाते हैं, तो वो हमें ज़्यादा फेयर एस्टिमेट देगा कि एक्चुअल में वो क्या नंबर्स दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा काइंड ऑफ लुब्बे लुबाब था जो हमने ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट में तोड़ा था। दूसरा हमने एक और काम किया था कि हमने कुछ कर्व्स प्लॉट किए थे, ठीक है। और वो जो कर्व्स थे उनका जो अगर वो कुछ इस किस्म के थे कि आपका जो ट्रेनिंग सेट का एरर है वो कम होता जाता है ओवरऑल, ठीक है। अगर आप लेट से एग्जाम्पल्स बढ़ा दें, एम इंक्रीज करें, ठीक है। लैम्डा के केस में ये उल्टा बना था कर्व, लेकिन दोनों में जो टेक अवे पॉइंट था जो कि मैं चाहता हूँ आपको याद रहे, ठीक है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक ट्रेनिंग सेट का तो एरर कम होता जाता है, लेकिन टेस्ट सेट का शुरू में वैसा ही होता है, लेकिन जब आप ओवरफिट करते हैं तो वो दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये वाला जब ये दोनों करीब करीब हो तो दिस शोज अंडर फिटिंग, अगर ये ज़्यादा एरर है, ठीक है। और अगर ये दोनों में गैप हो, ठीक है, तो ये टेस्ट सेट है, ये ट्रेनिंग है, तो दिस शोज ओवर फिटिंग, ठीक है। या जिसको हमने कहा था कि दिस इज बायस और दिस इज हाई बायस केस, और ये वाला केस जो है ये हाई वेरिएंस केस है। और ये हमारा एक कह लो कि की फैक्टर है जिससे हम बहुत से फैसले कर सकते हैं कि अगर हाई बायस केस हो तो हम कुछ और डिसीजन लेंगे, अगर हाई वेरिएंस केस हो तो कोई और डिसीजन लेंगे। एक केस में हम चाहेंगे कि हमारा डाटा ज़्यादा हो जाए, ठीक है, एक केस में हम चाहेंगे कि
कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता डाटा से, ठीक है। एक केस में हम कहेंगे कि नंबर ऑफ़ फीचर्स बढ़ा लो, एक केस में हम कहेंगे नंबर ऑफ़ फीचर्स घटा लो, तो वो डिसीजन लेने के लिए हमें ये चेक करना पड़ता। और इसी काम को हमने एक और तरीके से भी देखा था, और वो था लर्निंग कर्व, जिसमें हमने कहा था कि हमारा हाई बायस कि एम अगर मैं स्मॉल रखूं और बढ़ाता जाऊं तो ट्रेनिंग सेट एरर इस तरह, सॉरी यहाँ ये एम नहीं था, ये हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या लैम्डा था, लैम्डा हो तो ये फ्लिप हो जाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो तो ये हो जाता है। लेकिन अगर हम एम बढ़ाते जाएं तो शुरू में ट्रेनिंग सेट का एरर बिल्कुल ज़ीरो होगा, ठीक है, और टेस्ट सेट का ज़्यादा होगा, और ओवर टाइम ये दोनों करीब करीब आना शुरू होंगे। तो अगर तो ये वाला केस हो कि जिसमें ट्रेनिंग सेट का एरर और टेस्ट सेट का एरर क्लोज हो लेकिन हाई हो काफ़ी, तो इसको हम कहेंगे कि ये हाई बायस का केस है, ठीक है, कि जिसमें हमारा मॉडल बहुत अच्छा फिट नहीं होता। अगर इनके दरमियान गैप हो बहुत ज़्यादा कि ट्रेनिंग सेट पे एरर बहुत कम हो गया हो लेकिन टेस्ट सेट पे ज़्यादा आ रहा हो, तो ये अब हम कहेंगे कि हाई वेरिएंस का या ओवर फिटिंग का केस है, क्योंकि हम ट्रेनिंग सेट पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टेस्ट सेट पे नहीं कर रहे, ठीक है। और अगर ये नीचे जा रहा हो तो इसका मतलब है मज़ीद डाटा देते रहो, ठीक है, ताकि वो कन्वर्ज कर दे, क्योंकि हमें असल में ये काम करना है, टेस्ट सेट का एरर। ओके, क्विक समरी हो गई। अच्छा, सो अब आपकी असाइनमेंट्स लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन दोनों की हो गई हैं। आई प्रॉब्ली पुट अ थर्ड असाइनमेंट आउट जो कि न्यूरल नेटवर्क्स की होगी, मे बी ओवर द वीकेंड, या हो सकता है थोड़ा सा गैप दूं बीच में कि आपने 2 बैक टू बैक असाइनमेंट्स की हैं। इन असाइनमेंट्स में आप चीज़ें हाथ से इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो अगला टॉपिक कवर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट फीलर देना चाहता हूँ कि इन प्रैक्टिस आप इनमें से बहुत से काम हाथ से नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको मैंने कहा था कि ऑनलाइन बहुत से कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि बहुत थोड़े से टाइम में आपको 1 घंटे में मशीन लर्निंग एक्सपर्ट बना दें, ठीक है। उसी तरह का एक कोर्स है जो कि है टेंसर फ्लो बेस्ड, टेंसर फ्लो 0 to हीरो या कुछ इस तरह का उसका नाम है, ठीक है। टेंसर फ्लो के ऑफिशियल चैनल पे है, ठीक है। टेंसर फ्लो गूगल ने जो मशीन लर्निंग की का एक API बनाई हुई है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए। और मैंने आपको लास्ट टाइम गूगल को लैब का बताया था कि आप कुछ भी ना इंस्टॉल करें, काइंड ऑफ मैंने कहा था स्पॉटिफाई ऑफ मशीन लर्निंग बन गया कि आप ऑनलाइन ही कोड लिखें, उधर ही पाइथन नोटबुक खुलेगी, उधर ही चलाएं और उधर चल जाएगा, ठीक है। तो व्हाट आई वांट टू शो यू कि इन प्रैक्टिस आपको बहुत कम लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इन योर फ्री टाइम वो ये जो मैं इसका लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगा और मे बी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लेक्चर की, कि जो टेंसर फ्लो का 0 to हीरो वाला कोर्स है, आई गेस मेरा ख्याल है 4, 7, 8 मिनट्स के पार्ट्स हैं टोटल, ठीक है, जिसमें उस बंदे ने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। नीचे उसके लिंक है, आप वही वाली गूगल लैब की पाइथन नोटबुक खोल के उसको खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल उनमें जो न्यूरल नेटवर्क से मतलब आखिरी पार्ट में कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बन गया, जो हम थोड़ा सा आगे जाके जब ये एंड्रॉइंग वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा तब हम कवर करेंगे, मगर वो उसमें भी आप अगर वो पूरा कोर्स देख लेंगे ना तो उसमें भी कोई ज़्यादा चीज़ ऐड नहीं हुई, सिर्फ दरमियान में कुछ लेयर्स ऐड हुई हैं, ठीक है, जिसको समझाने के लिए मैं एक्स्ट्रा टाइम बाद में लगाऊंगा कि क्या है। लेकिन आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि ये जिस तरह अभी ये मेरे पास खुला हुआ है, आई थिंक बहुत छोटा नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये पूरा बेसिकली अगर मैं इधर मैंने स्लाइड्स में भी इसमें से कुछ डाला हुआ था, तो लेट मी जस्ट बिफोर गोइंग फर्दर, ओके। सो ये जिस तरह जो न्यूरल नेटवर्क की एग्जांपल है ना, उसमें एक फैशन एमनेस्ट के नाम से एक डाटा सेट है कि आप अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना चाह रहे हैं विद डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथिंग आइटम्स, जिस तरह शूज़ हैं, जिस तरह शर्ट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने 10 ऐसी क्लासेस बनाई हुई हैं,
ठीक है। और उनको बड़े छोटे साइज़ के इमेजेस में जो 28 बाय 28 पिक्सल्स के ग्रे स्केल इमेजेस बनाए हुए हैं, ठीक है। सो काइंड ऑफ अगर एक शू हो तो वो ये अब बड़ा क्रूड सा लग रहा है देखने में, लेकिन पता चल रहा है कि जूता ही है, ठीक है, पैंट नहीं है, ठीक है। तो इस किस्म के मुख्तलिफ हैं, जिस तरह नंबर्स का एक एमनेस्ट है, ये इसको भी एमनेस्ट शायद इसलिए नाम दिया हुआ क्योंकि बेसिकली एमनेस्ट एक मशहूर डाटा सेट है फॉर डिजिट रिकग्निशन, ठीक है। इसी तरह C-FAR10 है, तो जिसमें 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, वो फैशन की नहीं है। तो ये अमूमन मशीन लर्निंग के अंदर ट्रेनिंग के वक्त छोटे डाटा सेट्स के तौर पे, ताकि आप लोगों के कंप्यूटर पे ट्रेन हो जाएं, आपको कहीं और जाकर ट्रेन ना करना पड़े या कोई GPU ना चाहिए हो, तो आप छोटे लेवल पे ट्रेन करके पहले एक्सपेरिमेंट कर लें। ओके, सो इन प्रैक्टिस आप क्या करते हैं? इन प्रैक्टिस आप ना, मेरा ख्याल है 6 या 7 लाइनों का कोड है टोटल जो सारा काम कर देगा, ठीक है। आप टेंसरफ्लो को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, इंस्टॉल होना चाहिए, तो इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो करेंगे तो वो टेंसरफ्लो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, जिसकी आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी। डाटा सेट आपने चूज़ किया कि tensorflows.keras.dataset. जो फैशन एमनेस्ट, ठीक है, तो ये उसका पार्ट है, ठीक है, इसको आपको डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये टेंसरफ्लो के साथ ही बिल्ट इन आ जाता है, ठीक है। पहली चीज़ आप क्या करेंगे, डाटा को लोड करने के लिए आपने ये जो डाटा सेट को पॉइंट किया था, अब आप उसको लोड कर लें, .load डाटा कॉल करें, ठीक है। इस तरफ हमने बता दिया है कि इसको ट्रेनिंग और टेस्ट इमेजेस में तोड़ दें, ठीक है। लेबल्स का मतलब है कि वो जिसमें लिखा होगा कि ये है क्या चीज़, 0 से 9 तक लेबल्स होंगे, और इमेज का मतलब है असल इमेज, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि यार मॉडल बनाएंगे एक, ठीक है। तो मॉडल से मुराद है कि हम न्यूरल नेटवर्क का मॉडल बना रहे हैं, ठीक है। और उसमें हमने कहा कि यार keras.models.sequential में सीक्वेंस में ये 3 लेयर्स लगा दो, ठीक है। सो ये 3 लेयर्स क्या कर रही हैं, फ्लैटन का मतलब है कि जो इमेज आ रहा है वो हमारे पास 2 डायमेंशनल होगा, 28 बाय 28 है, उसको सीधा कर दो, फ्लैट कर दो, ठीक है। तो 28 × 28 मल्टीप्लाई करके जितना बनता है ना, उतनी एक ही वेक्टर बना दो, ठीक है। उससे अगली लेयर जो है वो हमने एक डेंस 128 की हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 128 की हिडन लेयर लगाओ, 128 नोड्स हो। तो न्यूरल नेटवर्क में हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास एक इनपुट है, ठीक है, और फिर हमारे पास ये जो सेकंड हिडन लेयर है, ठीक है, जिसमें सारों के साथ वेट्स आ रहे होंगे, राइट। तो ये जो आ रही है ना, ये हमने कह लो कि ऐसी 128 नोड्स हमने कह दिया इसको कि लगा दो, ठीक है। अच्छा, और आगे एक ये बता दिया, दूसरा हमने क्या है कि एक्टिवेशन इज इक्वल टू ReLU। तो अभी जो हम एक्टिवेशन पढ़ते हैं वो कौन सी होती है, सिग्मॉइड, ठीक है। जो सिग्मॉइड फंक्शन था वो हमने कहा था इसको हम एक्टिवेशन फंक्शन कहते हैं। तो ReLU एक सिग्मॉइड की जगह एक और बड़ा कॉमनली यूज होने वाला एक्टिवेशन फंक्शन है, यानी कि जो जब सारा कुछ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आखिर में सिग्मॉइड लेते थे ना, G(z) ले लेते हैं। तो G(z) जो हम लेते थे वो कुछ इस किस्म का होता था, राइट। तो सिग्मॉइड इस तरह का होता है, लेकिन जो आपका ReLU होता है दैट ये वो फंक्शन है सिंपल, ठीक है। ReLU कहता है कि अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, नेगेटिव है तो 0 कर दो, ठीक है, दैट्स इट। तो पॉजिटिव है तो वही वैल्यू रहने दो, नेगेटिव है तो 0 कर दो। दिस इज कॉल्ड रेक्टिफाइड लीनियर, ठीक है। आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं, आपको वैसे भी रेक्टिफाइड लीनियर का पता होगा किसी और कोर्स से, ठीक है। तो वो यहाँ पर भी हम उसी फंक्शन को इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी बनाएं, यू कैन प्ले अराउंड विद इट। आप कहते हैं कि नहीं मुझे 128 थी, मैं 64 लगा देता हूँ, मैं 512 लगा देता हूँ, मैं डिफरेंट, और इधर ही आप एक और लेयर लगाना चाहें तो आप यही वाली लाइन रेप्लिकेट कर दें तो दो हिडन लेयर हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब दैट्स इट, यानी कि आपको कोड के अंदर सिंपली ऐड करते जानी है लेयर्स, ठीक है। तो वो उतनी लेयर का न्यूरल नेटवर्क का मॉडल बन जाएगा, ठीक है। और आखिरी को हमने कह दिया सॉफ्ट मैक्स, ठीक है। तो सॉफ्ट मैक्स जो है ना, ये क्या करता होता है कि ये मैक्सिमम निकाल लेता है। तो आखिर में जो 10 ऑप्शन आ रही है उनमें से मैक्सिमम जो निकाल रहा है वो बता देगा, क्योंकि उसकी जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हम कह देंगे कि भाई ये वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो आखिरी लेयर हमने वो लगा दी, ठीक है। और ये आपको नज़र आ रहा है कि 10 की है, कि 10 में से मैक्सिमम निकाल देगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमने आउटपुट क्या करना है। उसके बाद आप मॉडल को कंपाइल करते हैं, ये मॉडल का हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया,
उसके बाद हमने उसको कह दी कंपाइल किया। कंपाइल करते हुए आप जिस तरह हमने बताया था कि डिफरेंट तरह के ऑप्टिमाइज़र हो सकते हैं, एक ग्रेडियंट डिसेंट था और उसके अलावा भी 2-3 पड़े थे। तो टिपिकली जब आप न्यूरल नेटवर्क यूज़ कर रहे हो पाइथन में तो आप एडम्स ऑप्टिमाइज़र यूज़ कर रहे होते, ठीक है। लॉस का भी हम अमूमन वो क्या मीन स्क्वायर्ड एरर ले रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी ऑप्शन होती हैं, ठीक है, कि जिसमें आप बता सकते हैं कि भाई इस किस्म का लॉस फंक्शन हो। इससे भी आप प्ले अराउंड कर सकते हैं, आप इसकी हेल्प देखेंगे तो भाई लॉस फंक्शन कोई और यूज़ कर लें, ठीक है। एंड दैट्स इट, मॉडल कंपाइल हो गया। उसके बाद आपने मॉडल डॉट फिट किया और उसको बता दिया कि ट्रेनिंग इमेजेस और ट्रेनिंग लेबल्स के ऊपर इसको ट्रेन करो फॉर 5 एपॉक्स। सो 5 एपॉक्स का मतलब है कि 5 रन्स चलाएगा, इसके पहले एक दफ़ा ट्रेन करेगा फिर दोबारा ट्रेन करेगा। ये एपॉक्स आप बढ़ाते जाएंगे तो ये मजीद ट्रेन होता जाएगा एंड यूल सी कि वो बेहतर से बेहतर एक्यूरेसी होती जा रही है, ठीक है। एंड दैट्स इट, यानी ये मॉडल ट्रेन हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि इसको इमेज दे के चेक करेंगे उसकी एक्यूरेसी क्या आ रही है, तो आप उसको मॉडल डॉट इवेल्यूएट कॉल करें, टेस्ट इमेजेस दें, टेस्ट लेबल्स दें और वो आपको बता देगा कि इसका स्कोर क्या आ रहा है, कि ये 90% एक्यूरेट है, कितना एक्यूरेट है, ठीक है। एंड दैट्स इट। और फिर आप अगर कोई इमेजेस दे के देखना चाह रहे हैं तो ये टेस्ट इमेजेस सारों की क्लासिफिकेशंस निकाल ली हैं, बट यू कैन ऑल्सो गिव योर ओन इमेज। कोई इमेज लोड किया और उसको दे दिया और वो बता देगा कि वो क्या चीज़ है। ऑब्वियसली इसके ऊपर तो इतना अच्छा काम नहीं करेगा क्योंकि ये तो एक ग्रे स्केल इमेजेस थे बड़े सीधे सीधे से, लेकिन अगर आप असल में ट्रेन करना चाह रहे हैं तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ शूज़ और डिफरेंट टाइप ऑफ अदर थिंग्स दे के देखेंगे और वहाँ पर शायद बेहतर एल्गोरिदम आपका कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होगा एज कम्पेयर टू सिंपल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो ये बताने का मकसद ये था कि आपकी कितनी लाइन्स ऑफ कोड हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो बाद वाली है, तो 6 लाइनों में बेसिकली यू कैन ट्रेन इट, ठीक है। आपको जो असाइनमेंट मिलेगी उसमें आपको हाथ से कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, इस तरह शायद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको इन प्रैक्टिस अगर आपने मशीन लर्निंग करनी है तो आप वो हाथ से नहीं इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, तो आपके जहन में सवाल आ सकता है कि फिर हम क्यों हाथ से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, अगर आप 5 मिनट में वही वाला ट्यूटोरियल देख लेंगे तो आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होगा कि अच्छा यार लॉस से क्या मुराद है, या ये जो लेयर लगाई है ये एक्चुअल में क्या बताती है। लेकिन आप क्योंकि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो यू हैव अ बेटर आइडिया कि यार इससे ये मुराद है, इससे ये मुराद है और मैं कैसे प्ले अराउंड कर सकता हूँ। आप इसके लॉस फंक्शन को प्लॉट करके देख सकते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया, और यू कैन डिसाइड कि अच्छा अगर एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही तो आप क्या किया जाए, ठीक है, क्या मजीद एग्जाम्पल्स दी जाए, क्या किया जाए, ठीक है। बायस प्रॉब्लम है, वेरिएंस प्रॉब्लम है, ये वाली चीज़ें जो हैं ये हमें ये कोर्स बताता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, ठीक है, तो काइंड ऑफ आपने जब कल को इम्प्लीमेंट करनी है ये एल्गोरिदम्स, ठीक है, तो वो हो सकता है कि किसी एम्बेडेड डिवाइस में इम्प्लीमेंट करनी हो। आप किसी आप FYP करना चाहें, आप किसी कैमरे से इमेज लें और आप उधर ही किसी छोटे से प्रोसेसर पे, एम्बेडेड प्रोसेसर के ऊपर आप चाह रहे हो कि ये काम चल जाए, ठीक है। तो एम्बेडेड प्रोसेसर पे अगर पाइथन की सपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है आपको सी में कोड लिखना पड़े। सी में कोड लिखना पड़ेगा तो आपको कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे कि आपने ये वाले फंक्शन क्योंकि हाथ से भी इम्प्लीमेंट किए होंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं, आपको पता है कि यार एग्जैक्ट कंप्यूटेशन क्या हो रही है, एक एरे है उसको मैंने वेट से मल्टीप्लाई करना है, उसे रिजल्ट आना है। आप उससे अगले लेवल पे भी जा सकते हैं, हो सकता है कल को आप अपना एक्सेलरेटर बना रहे हो जो मशीन लर्निंग के लिए काम कर रहा हो, ठीक है, ऐसा भी FYP हो सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर भी आप क्या करेंगे, उसमें आपको असल कंप्यूटेशंस पता होनी चाहिए। तो जो कोर्स जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर फिर हम उस डेप्थ में जाते हैं, तो इसलिए आप कुछ चीज़ें हाथ से करें। लेकिन ये शो करवाने का मकसद था कि ये मैंने भी मतलब यही वाला ट्यूटोरियल देखा और ये साथ मैंने इसको खोला और एक एक करके रन किया और आई गेस कि ये वही वाली लाइंस ऑफ कोड इधर चल रही हैं। आपने ये बीच में एक जगह पे बस इमेज शो करके देख लिया था, ये एक स्टेप मैंने बीच में शायद शो नहीं किया जो कि एक एक्स्ट्रा स्टेप इमेजेस के केस में होता है कि नॉर्मलाइज कर लेते हैं, ठीक है। क्या वो हमने 255 से डिवाइड कर दिया बिकॉज इमेज जो होता है वो 0 ग्रे स्केल इमेज 0 से 255 तक वैल्यूज होती हैं, हम 0 से 1 तक चाह रहे हैं, ठीक है। नॉर्मलाइज कर लिया, ये हमने यहाँ पर ऊपर काइंड ऑफ इमेज को जो प्रिंट करके देखा था तो ये हमें पिक्सल वैल्यूज नज़र आ रही थी कि 0 से 255 तक जा रही है, ठीक है।
और दैट्स इट। ये डिफरेंट इसके स्टेजेस पे हमने रन किया और 5 ईपॉक्स के लिए रन किया। इसने तकरीबन 6-6 सेकंड हर ईपॉक पे लिए और आखिर में 90% के करीब 88.9% एक्यूरेसी आ गई। और उसको जब इवेल्यूएट किया तो जो टेस्ट सेट है उसके ऊपर हमारी 87% के करीब आई गैस आ गई, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी 87.4, उससे थोड़ी सी कम क्लोज रेंज में, जो कि हमें एक्सपेक्टेड है कि टेस्ट सेट में और ट्रेनिंग सेट में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने कुछ एक्सप्लोरेटरी एक्सरसाइजेज दी हुई हैं जिसमें आप इनको चेंज करके देखें, साइज़ बढ़ाएं, देखें क्या होता है, ठीक है। तो आप ये बेसिकली मेरा ख्याल है कि 15-20 मिनट लगा कर ही आप सारे का सारा जो वीडियो को भी फॉलो करते जाएं, समझें और उसके साथ एक एक स्टेप करें, उनको लैब में ही खोल लें, कुछ इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं और आप इसको चला लें। अपने पास ये करना चाहें तो आपको पीसी पे टेंसरफ्लो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑनलाइन चला रहे हो लैब पे तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा तो कुछ मसाइल नहीं आएंगे, लेकिन स्टिल मेरा ख्याल है कि अपने पास भी करके देखें तो ज़रूर एक अच्छी चीज़ होगी। तो द इम्पॉर्टेंट चीज़ वॉज टू गिव यू एन आइडिया कि आप इस वक्त इस स्टेज पे खड़े हैं, उसमें आप ये काम भी कर सकते हैं जो एक आम बंदा अपने सीवी पे लिख देता है ना कि मशीन लर्निंग एक्सपर्ट, उसने असल में ये 6 लाइनें लिख के चलाई होती है, ठीक है। लेकिन आप लोग अब उससे किस हिसाब से बेहतर हैं कि आपको उसको थोड़ा सा डिबगिंग भी आ गई है, ठीक है, कि आप देख सकते हैं कि भाई अगर एक्यूरेसी ना आई तो क्या करेंगे। वो ये लाइनें तो सारा हर कोई चला लेगा, लेकिन जब उसको नया प्रॉब्लम आएगा और वो उस पर ट्राई करेगा तो अच्छी एक्यूरेसी नहीं आएगी। अच्छी एक्यूरेसी नहीं आएगी तो फिर क्या करें, ठीक है। तो वहाँ पर फिर आप लोगों को जो हमने पिछली क्लास में चीज़ें डिस्कस की थी और जो हम इस क्लास में भी डिस्कस करेंगे, अभी भी हम थोड़ा सा मशीन लर्निंग एडवाइस टाइप का ही लेक्चर है आज का भी, कि हमें किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को प्रोसीड करना चाहिए। आई होप कि आप लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करें। यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट व्हेन यू ट्राई दिस आउट, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा, इसको जस्ट ट्राई करना। आई डोंट थिंक हार्डली घंटा लगेगा, मैक्सिमम आधे घंटे से भी काम किया। मैंने बताया ना कि 26-27 मिनट का टोटल वो लेक्चर बनता है, लेकिन क्योंकि आप साथ साथ ट्राई कर रहे होंगे, आप आधा घंटा इस पर रख लेंगे भी मैं साथ साथ ट्राई भी करूँगा, तो घंटा 1.25 घंटा इतने टाइम में आप जो है ना ज़ीरो टू हीरो तो नहीं मैं कहूँगा एग्जैक्टली बन जाएंगे, उस कोर्स का नाम तो ज़ीरो टू हीरो है, लेकिन मतलब मिसाल के तौर पे जो उसका चौथा पार्ट है ना, उसके अंदर उसने ये किया हुआ है कि रॉक पेपर सिजर, हम जो बच्चे खेलते हैं, कभी खेली आप लोगों ने रॉक पेपर सिजर के, जो है सिजर पेपर को काट देती है और जो पेपर जो है वो रॉक को पकड़ लेता है, तो आप रॉक पेपर सिजर करके या सिजर बनाते हैं या रॉक, उसको आइडेंटिफाई करने का एक कि आपके पास इमेज और आप बता सकें कि ये रॉक है या पेपर है या सिजर है, उसका एक बनाया है। नाउ इट्स नॉट अ सिंपल प्रॉब्लम, बिकॉज आप कोई हमारी तरह का ब्राउन होगा, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई और कलर का होगा, पीला होगा, ठीक है। हर एक की फिर हाथों की शेप फ़र्क है, फिर कोई रॉक, कोई सिजर बनाता है, कोई अंगूठा यूँ रखता है, कोई यूँ रखता है, ठीक है। ओरिएंटेशन फ़र्क हो सकती है, इन सब पे ट्रेन करना, ठीक है। तो इन सब पे ट्रेन करने के लिए बेहतर है कि आप कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज़ करें, जो कि मैंने बताया कि थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये वही इम्प्लीमेंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इमेजेस आए, तो अब ये जिस तरह डिफरेंट कुछ इमेजेस हैं, ये 2 रॉक के इमेजेस हैं डिफरेंट कलर्स में, ठीक है। तो मैं आपको आप जब सिर्फ ये देखेंगे इधर भी केरास डॉट मॉडल डॉट सिक्वेंशियल, लेकिन हमने लेयर्स बढ़ा दी हैं, ठीक है। और अब इनके नाम जो है ये चेंज हो गए हैं। हमने कन्वोल्यूशन 2D मैक्स पूलिंग, कन्वोल्यूशन 2D मैक्स पूलिंग, कन्वोल्यूशन 2D मैक्स पूलिंग, ड्रॉप आउट, फ्लैटन, डेंस, इस तरह की बनाई है, ठीक है। ये क्या है, ये हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ लेंगे, ठीक है, एंड विल गेट एन आइडिया। लेकिन बट दैट्स दी डिफरेंस कि आपने जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है वो फ़र्क हो जाएगा। आगे वही आप मॉडल डॉट ट्रेन करेंगे, मॉडल डॉट फिट करेंगे, देखेंगे, और फिर आप चाहें तो आप प्लॉट करके देख सकते हैं। थोड़ी ज़्यादा ईपॉक्स पे इसको ट्रेन किया हुआ है, ठीक है, और इसमें ज़्यादा टाइम लगा था जब इसको मैंने चलाया था, ठीक है। मेरा ख्याल है कि चंद मिनट लग गए थे, ठीक है। और ये चल हमारे पीसी पे नहीं रहा, ये गूगल के क्लाउड के ऊपर चल रहा है, उनकी मेहरबानी की उन्होंने फ्री में हमें दिया हुआ है, लेकिन बहरहाल ठीक है। आई गैस के एक लेवल से ऊपर जाएँ तो शायद वो पैसे मांगते हो, मैंने वो ट्राई नहीं किया, बट हमारे जितने का। तो यहाँ पर जिस तरह अब ये वो रियल ग्राफ है ऑफ ट्रेनिंग वर्सेस वैलिडेशन एक्यूरेसी का ऑन डिफरेंट ईपॉक्स,
ठीक है। तो ईपॉक्स आगे बढ़ी हैं और आप देख रहे हैं तो जो ट्रेनिंग सेट है वो काफ़ी स्मूथ है निस्बतन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हम तो बड़े स्मूथ कर्व बना रहे हैं, असल में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, बट इट गिव्स यू अ गुड आइडिया कि किसी पॉइंट पे वैलिडेशन बेहतर आ रहा था लेकिन कभी नीचे भी आ रहा था, लेकिन आखिर में जाकर दे वर प्रीटी क्लोज। इसका मतलब है कि ओवरफिट नहीं हुआ, उनकी एक्यूरेसी करीब करीब आ रही, ठीक है। ओके, ऑब्वियसली ये आप करेंगे तो ये जो आखिरी वाली एग्जांपल है इसमें कुछ और काम भी किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जो डाटा सेट है वो टेंसर फ्लो का पार्ट नहीं है, वो डाउनलोड किया है गूगल ड्राइव से और उसको उन्होंने अनजिप किया है, और ये काम भी आप पाइथन में बैठे बैठे कर सकते हैं, ठीक है। इट्स हार्डली आई गेस ये भी कोई 2-4 लाइनों का ही कोड था, ठीक है। सो दिस ये जो पूरा कोड है ना wget और आगे आपने पूरा ये तो URL है, ठीक है। ये एक फ्लैग पास किया हुआ है, तो इससे आप इस लिंक से जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और अनजिप करने के लिए भी आप कहते हैं जिप फाइल इंपोर्ट करें एंड एक्सट्रैक्ट कर लें तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये नहीं कहने का मकसद ये है कि ये ऐसी चीज़ें आपको कुछ ऐसी चीज़ें लर्न करने में भी हेल्प करेंगी कि आप जो सिंपल से टास्क है ना वो आप प्रोग्राम से ही करवा लें, ठीक है। ओके जी, सो यहाँ पर हम आज के लेक्चर पे आते हैं। आई जस्ट वांटेड टू साइड स्टेप सो दैट थोड़ा सा आप में मैं ये नहीं चाहता कि आप ये चीज़ें ट्राई ना करें, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये भी ट्राई करें एंड असाइनमेंट्स भी करें। एक साइड पे असाइनमेंट्स में आप चीज़ें कुछ हाथ से इम्प्लीमेंट करें, उसमें भी सारी हाथ से इम्प्लीमेंट नहीं करें, लेकिन कुछ पार्ट हमने हाथ से इम्प्लीमेंट किए हैं ताकि आपके पास वो ऑप्शन भी हो कि आप एम्बेडेड इम्प्लीमेंटेशन पे जा सकें, और ये ऑप्शन भी हो कि आप इसको कर सकें। कल को आपने खुद उसकी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन करनी हो तो वो भी कर सकें, ठीक है। जो कि हमारे इधर FYPs हुए हैं पहले, ठीक है, जिसमें हमने कन्वोल्यूशनल न्यूरल के एक्सेलरेटर बनाए हैं विद काइंड ऑफ जो कि किसी प्रोसेसर के साथ चल सके, ठीक है। RISC-V के साथ भी चलाया हुआ है, उसके साथ भी चलाया हुआ हमने ARM के FPGA जो हमारे बोर्ड्स अवेलेबल हैं। ओके, सो आज का भी जो लेक्चर है वो लेस मैथमेटिकल है एंड हम विल इसका मेन मकसद ये है कि इन प्रैक्टिस आपको क्या चीज़ें हेल्प आउट करेंगी, ठीक है, जो अगेन आपको उनसे डिफ्रेंशिएट कर सकें कि जो बिल्कुल एडहॉक तरीके से चल रहे हैं। तो मेथोडिकल तरीका क्या होगा, मैंने अपने एक्सपीरियंस में यही देखा है कि तमाम डोमेन्स में ही तकरीबन इंजीनियरिंग की आपको इट रियली हेल्प्स कि अगर आप मेथोडिकल तरीके से चलें। पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि अपना बायस निकालना मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो उसका तरीका क्या होता है कि आप कोई मेथड बना लें और अपने बायस को साइड पे करें और उसकी बेस पे चलें। सो फॉर एग्जांपल हम स्पैम क्लासिफायर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर ये 2 ईमेल्स हैं, ठीक है। लेफ्ट वाली जो है वो है जी डील ऑफ द वीक, रोलेक्स वॉच बाय करें, मेडिसिन बाय करें एंड सो ऑन, ठीक है। राइट वाली एक एक्चुअल ईमेल है, ठीक है, जो मे बी एंड्रू के ब्रदर ने भेजी है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब एक ये आप लोगों को भी ईमेल पे आता होगा स्पैम काफ़ी, ठीक है। मुझे तो तकरीबन हर रोज़ आता है कि आप फलां जगह का बादशाह की बेटी हूँ और मेरे पास कहते हैं इतने $1 मिलियन हैं, तो आप बस मुझसे रुजू करें तो आपको कुछ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब तो मतलब वो उर्दू में तर्जमे के साथ आते हैं प्रॉपर उर्दू में भी मैसेज आना शुरू हो गए हैं। कभी कोई बादशाह की युगांडा में बादशाह होता है, कोई उसकी बेटी होती है, और कभी जो है इंडिया का कोई बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टर होता है जो कि आपको फंड देना चाह रहा हो, ठीक है। तो इस किस्म के बहुत सी ईमेल्स आती है, ठीक है। ये थोड़ी सी पुरानी है, तो उस ज़माने में शायद वॉचेस की ज़्यादा आती थी, ठीक है। बट in the end they spam emails are trying to offer you something, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पैम ईमेल्स होती है। लेट्स से कि हम स्पैम क्लासिफायर बना रहे हैं कि ऑटोमेटिकली वो क्लासिफाई कर दे कि ये स्पैम है और ये नॉट स्पैम है, जो कि आपका गूगल भी आजकल जीमेल वगैरह भी कर रहा होता है, कुछ चीज़ें वो ऑटोमेटिकली स्पैम में डाल देता है। आप कुछ अरसे बाद स्पैम में देख लिया करें, हो सकता है कि मैंने कोई मेल की हो तो वो उसने स्पैम में डाली, ठीक। तो क्योंकि आप लोगों के पर्सपेक्टिव से मैं भी शायद स्पैम
बस वो जिसको वो बंदा आपको स्पैम समझता है या गूगल आपको स्पैम समझता है बाय डिफॉल्ट उस केस में, ठीक है। तो अगेन इट्स अ टफ प्रॉब्लम टू क्रैक बिकॉज ये स्पैमर्स भी आगे इंसान हैं और वो भी अपने मेथड्स चेंज करते रहते हैं। लेकिन लेट्स सी कि हम सिंपल सी क्या काम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे स्पैम है, राइट साइड पे नॉट स्पैम है, ठीक है। अब आप अगर एक जब आप लेट से कि अब एक रियल प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, और अब आप मशीन लर्निंग के जो मोटे मोटे एक्सपर्ट बन गए हैं, आपको किसी ने कहा कि यार बनाएं, ठीक है, तो ये पहले स्टेप में फंस गए कि यार सर ने तो कहा था कि पीछे इनपुट पे एक्स आ रहा होगा और उसको हम आगे ट्रेन करेंगे, तो अब एक्स क्या है, ठीक है। तो पहली चीज तो यही भी फंस गए ना कि आप वो इनपुट क्या बनाए, आगे तो कुछ ना कुछ ट्रेन करेंगे, एक्स क्या चीज होगी, ठीक है। तो कई दफा पहला प्रॉब्लम यही बन जाता है, ठीक है। इमेज के केस में तो हमने कहा कि अच्छा यार पिक्सल वैल्यूज ही दे देना, ठीक है। अब इधर तो ईमेल आ रही है और ईमेल कभी बड़ी होगी कभी छोटी होगी, क्या करें, ठीक है। तो पहला स्टेप तो यही आ गया। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर एक तरीका ये हो सकता है कि हम ट्राई टू फिगर आउट टॉप 100 वर्ड्स जो कि स्पैम ईमेल्स में आते हो टिपिकली, ठीक है। तो हमने कुछ स्पैम ईमेल्स पढ़ी और देखा कि यार वॉचेस की अक्सर बेच रहे होते हैं, दवाइयाँ बेच रहे हैं, मॉर्गेजेस बेच रहे हैं, ठीक है। और इस किस्म के आपने 10-15 और ढूंढ लिए और लेट से कि आपने 100 वर्ड्स की लिस्ट बना ली, ठीक है। आपने कहा कि ये वाले जो है ना ये बताने में कि स्पैम है या ये बताने में कि स्पैम नहीं है, इसमें अच्छा करता है। फॉर एग्जांपल जो एक्चुअल में आपको ईमेल आई होगी वहाँ पे आपका नाम होगा, राइट, कई दफ़ा। तो अगर आपका नाम एक्चुअल में आ रहा है तो प्रॉब्ली स्पैम होने का थोड़ा सा कम चांस है एज कम्पेयर टू कि स्पैमर ने तो एक ही मेल है जो कि लाखों लोगों को उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। जाग जा सरफराज जाग जा, ठीक है, उसको नींद आना शुरू, ठीक है। मेरे लेक्चर जो है इट्स अ गुड स्लीपिंग पिल है ना, रात को नींद ना आ रही हो आप लेक्चर लगा के उसको समझने की कोशिश करें, थोड़ी देर में आप सो जाएंगे, ठीक है। तो सो काइंड ऑफ सो आइडिया समझ आ गया कि हमने खुद एक लिस्ट बना ली कि कौन से ऐसे लफ्ज़ हैं जो कि स्पैम्स में आते हैं और कौन से हैं जो अमूमन स्पैम में नहीं आते, और उनकी एक लिस्ट बनाकर देख लिया कि ईमेल में उनमें से कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीका हो सकता है, ठीक है। देयर कैन बी मैनी वेज, ठीक है। ये अब मशीन लर्निंग के जैसी प्रॉब्लम में एंटर होंगे आपके पास 10 ख्याल आएंगे, ठीक है। तो उन 10 ख्यालों में से एक ख्याल ये है कि आप ये काम कर लें कि उनमें से जो स्पैम टाइप की चीज़ आती हैं आपके जहन में कोई बेहतर आइडिया आता है, ट्राई दैट, ठीक है। मतलब मशीन लर्निंग में कोई ये नहीं है कि जिसने पहले काम किया हुआ उसने नेसेसरीली बेहतर ही काम किया हुआ, ठीक है। हो सकता है दैट विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया। तो आइडिया ये है कि आप दूसरों का पेपर्स पढ़ें, देखें वो क्या कहते हैं, बट अपने आइडियाज़ जो आते हैं आप उनको इस बेस पे ना कहें कि यार मैं तो बच्चा हूँ, वो पता नहीं कब का एक्सपर्ट होगा तो वो कुछ कर लेगा, नहीं। हो सकता है कि आपके जहन में कोई अच्छा आइडिया आ जाए, ठीक है। बेस्ट चीज़ है कि उसको ट्राई आउट करें, ठीक है। ओके, तो ये है कि हमने कहा कि फीचर्स हमने निकाले और फॉर एग्जांपल हमने देखा कि डील है, बाय है, डिस्काउंट है, ठीक है, नाउ है, ठीक है, बाय नाउ कह रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जो अक्सर स्पैम में आ रहे हैं। फिर आपका नाम है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये नेम चेंज होगा। इस केस में एंड्रू की स्लाइड्स हैं, अगर मैं अपने लिए बना रहा हूँ तो मैं इधर यासिर लिख दूंगा, आप बना रहे होंगे अपना नाम डाल देंगे, बिकॉज आपको अगर ईमेल आ रही है तो वो प्रॉब्ली आपका नाम यूज़ कर रही होगी, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं इनपुट, अब हमने इनपुट बनानी थी, इनपुट क्या बनाए, तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं मेल पढ़ूँ, यानी खुद नहीं, यानी मेरा प्रोग्राम जो मशीन लर्निंग का सोल्यूशन है वो मेल पढ़े और उनमें देखें कि इस लिस्ट ऑफ वर्ड्स में से कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। रिप्लेस एंड्रू विद योरसेल्फ और बाकी जो है वो वही रहने दें, ठीक है, जो आपको मिले थे, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है ये रखें आपने जो पढ़े थे, ठीक है। और अगर वो एग्जिस्ट करता है मेल में तो आप उधर 1 रख दें, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो 0 रख दें, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि स्टेप 1 कर लिया कि जो इनपुट आ रही थी वो तो वैसे मेल थी, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट कर लिया इनटू अ फॉर्म जो कि हम न्यूरल नेटवर्क को दे सकते, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क को हम कोई भी नंबर्स दे सकते थे, तो हमने वो नंबर 10 रख दिया कि हाँ भाई एग्जिस्ट करता है तो
हम उसको चाहे 2 दफ़ा आ रहा है हम उसको 1 कर देंगे बस, ठीक है, कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली आप चाहें तो अपना न्यूरल नेटवर्क बना रहे हो तो आप उसका काउंट भी इधर डाल सकते हैं। न्यूरल नेटवर्क को तो प्रॉब्लम नहीं है कि आप इनपुट जिस तरह की भी दे दें, वो उसको आगे यूज़ कर लेगा। लेकिन लेट्स से कि हम कहते हैं कि बस एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस हम 1 0 रख रहे हैं, और आगे फिर हम एक न्यूरल नेटवर्क बना लें जो कि इसको ट्रेन कर दें, ठीक है। इन प्रैक्टिस ये अभी तो मैंने ये कहा ना कि आप बहुत सारी स्पैम ईमेल्स पढ़ें और उसमें से ढूंढें कि क्या हो। अगर आप एक्चुअल में सिस्टम बनाने जा रहे होंगे तो यू विल वांट टू ऑटोमेट दैट। और ऑटोमेट कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि यार बहुत सारे स्पैम ईमेल्स लो और बहुत सारी नॉट स्पैम ईमेल्स लो और उनमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स की लिस्ट बना दो, ठीक है, और उनसे फिर ये वाली लिस्ट क्रिएट करो। और टिपिकली हमने तो 100 का है, लेकिन टिपिकली ये 10,000 से 50,000 या आप शायद उससे भी ज़्यादा होती हो, ठीक है, क्योंकि ये पुराने लेक्चर थे, ठीक है, क्योंकि अब आप कंप्यूटेशन थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते होंगे तो यू वांट कि उससे ज़्यादा बेशक रख दें। तो उन इतने अल्फाज आप पिक करें और उनमें से फिर आप करें तो वो ज़्यादा अच्छा स्पैम क्लासीफायर बनेगा मोस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये था कि अच्छा डाटा को जो इनपुट आ रही है उसको मैं एक्स की फॉर्म में लाऊं कैसे, जो मेरे आगे न्यूरल नेटवर्क या लीनियर रिग्रेशन जो भी सिस्टम है उसको जा सके। अब जो हर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में अमूमन होता है वो ये होता है कि आपके पास जैसे ही आप एंटर होते हैं ना कि यार मैं कुछ इसका हल बनाऊं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन ये है कि आप फोकस करें ऑन कलेक्टिंग लॉट ऑफ डेटा, ठीक है। तो ऐसे स्पैम की दुनिया में लोग इनको हनी पॉट प्रोजेक्ट कहते हैं कि जिसमें वो क्या करते हैं कि एक फेक ईमेल एड्रेसेस बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि स्पैमर्स के पास वो चले जाए और स्पैमर्स की जो मेल आए उससे बहुत सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, कि हम उसकी बेस पे प्रोजेक्ट कर सकें, ठीक है। तो अगेन ऐसे बहुत सारे ईमेल एड्रेस बनाना, उनको स्पैमर्स तक भेजना, उन स्पैमर्स बहुत सारा स्पैम इकट्ठा करना, उसको लेबल करना कि स्पैम के कौन सा है कौन सा नहीं है, और उससे फिर डाटा से इन्फ्लुएंस करना कि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, ये इटसेल्फ एक काम हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपको इसकी ज़रूरत ना हो सकता है कि ये काम करे, हमें नहीं पता, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है एक ऑप्शन कि आप थोड़ा सा जो ईमेल हेडर्स हैं उनके ऊपर लर्निंग लगाने की कोशिश करें। ईमेल हेडर्स में कोई सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम बनाएं जो कि उससे एनालिसिस करे। अक्सर ये होता है कि ईमेल में आप किसकी तरफ से आ रही है, किस सर्वर से आ रही है, ये इन्फॉर्मेशन भी साथ होती है कि तो आप उसके ज़रिए एनालिसिस करने की कोशिश करें, क्योंकि स्पैमर जो है वो अमूमन अपना असली ईमेल एड्रेस छुपाने की कोशिश करता है, तो वो फेक हेडर्स डालने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है, और इस किस्म के काम करने की कोशिश करें, ठीक है। फिर आप मतलब ऑब्वियसली उसकी बेस पे आप कुछ सर्वर्स को जहाँ पर स्पैम आ रहा हो उसको शायद ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं कि यार वो ये वाले जो है ना इस सर्वर से आ रहा हो तो स्पैम होगा, ठीक है। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप मैसेज बॉडी के ऊपर के जो ईमेल आई है उसके अंदर जो अल्फाज यूज़ हो रहे हैं उनके ऊपर कोई सोफिस्टिकेटेड चीज़ें लगाने की कोशिश करें। आप कहेंगे यार डील और डीलर में को भी सेम समझे, डिस्काउंट और डिस्काउंट्स में फ़र्क ना करे, ठीक है, इन सब को एक ही कैटेगरी में शुमार करें, ठीक है। तो अब इसके लिए भी आप कोड लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि हो सकता है हेल्पफुल हो सकता है ना हो, ठीक है। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि मिसस्पेलिंग डिटेक्ट करने का कोई सिस्टम बनाना शुरू कर दें कि फॉर एग्जांपल अक्सर जो है ना स्पैमर वो क्या करते हैं, जिस तरह हमने पिछली मेल में देखा था, वॉच में ए के बजाय 4 लिखा हुआ था, ठीक है, मैं आई के बजाय 1 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है ओ के बजाय। उसकी वजह यही होती है कि उन्हें पता है कि स्पैम जो डिटेक्टर है ना वो इन अल्फाज को चेक कर रहा होगा, तो वो जान के मिसस्पेल कर देते ताकि उसको ना मिले, ठीक है। लेकिन आप उनसे एक स्टेप मजीद स्मार्टर हो सकते हैं कि यार हम मिसस्पेलिंग को भी ढूंढना शुरू कर दें, तो ये भी हो सकता है एक ऑप्शन, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि सारे काम जो है ना ये महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने का प्रोजेक्ट बन जाए कि यार अच्छा इस बेस्ट ये वाला काम करूं या ये करूं या वो करूं, क्या बेहतर रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि अच्छा इसमें से क्या करें, ठीक है।
क्योंकि आप तो एक बंदे हैं, आपने काम करना है, या आप एक टीम है, आपने सोचना है कि फोकस किस पे करें, ठीक है। तो अगेन जो यहाँ पर वो वाली इंपॉर्टेंट बात है कि आपने रैंडमली बस एक चूज करके उस पर काम शुरू नहीं करना। आप चाहते हैं कोई मेथोडिकल तरीका हो कि आप देख सकें कौन सी चीज़ बेहतर है, ठीक है। जिस तरह इनमें से हो सकता है सारी बहुत अच्छे आइडियाज़ हों, लेकिन मतलब बताना मुश्किल है क्या बेहतर होगा, ठीक है, इवन फॉर एन एक्सपर्ट, ठीक है। ये बताना मुश्किल है कि ये इनमें से क्या बेहतर आइडिया होगा, ठीक है। और ये मतलब मैं अपने तजर्बे से भी कह सकता हूँ कि जो हमने भी काम किए हुए हैं ना मशीन लर्निंग के, उनमें ये मसला आ जाता है कि आपको 5-6 आइडियाज़ आ जाते हैं, ठीक है, कि यार ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो अब उनमें से क्या करें, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप किसी तरह थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करके चेक कर सकें क्या इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही। अगर तो आ रही है तो आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ें, नहीं आ रही तो आप उस डायरेक्शन में आगे ना बढ़ें, ठीक है। तो उसके लिए एक चीज़ होती है कि एरर एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो रिकमेंडेड अप्रोच क्या है? रिकमेंडेड अप्रोच ये है कि जब आप मशीन लर्निंग का कोई प्रोजेक्ट करने जाए ना, तो बजाय इसके कोई बड़ा तोप किस्म का सिस्टम बनाए, आप यू स्टार्ट विद अ क्विक एंड डर्टी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जो कि आप 1 या 2 दिन के अंदर इम्प्लीमेंट कर दें, जो बिल्कुल आपको पता हो कि काम बेशक पूरा सही करेगी, को ख़ास उसके रिजल्ट मुझे अच्छे एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, और कुछ ना कुछ आउटपुट देना शुरू कर देगा। तो डू अ क्विक एंड डर्टी इम्प्लीमेंटेशन जो कि फ़ौरन आप कर दें, और उसको आप टेस्ट सेट ट्रेनिंग सेट पे ट्रेन करें और क्रॉस वैलिडेशन सेट पे या टेस्ट सेट पे टेस्ट करके देखेंगे वो क्या कर रहा है, ठीक है। वो जो कर रहा है उसकी बेस पे आप लर्निंग कर्व्स प्लॉट करें, ठीक है, और लर्निंग कर्व्स प्लॉट करके हमें पता चल जाएगा कि हाई बायस का केस है या हाई वेरिएंस का केस है। उसकी बेस पे हमें पता चल जाएगा कि हमें अपना मॉडल इंप्रूव करने की ज़रूरत है, या हमें डाटा ज़्यादा लाने की ज़रूरत है, या हमें फीचर ज़्यादा लाने मतलब किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो फीचर कम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, तो उसकी बेस पर डिसाइड करें, ठीक है। उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट काम है ना वो ये है कि आपने वो जो क्विक एंड डर्टी इम्प्लीमेंटेशन किया उसमें आपने क्रॉस वैलिडेशन सेट पर जब टेस्ट किया तो कुछ केसेस फेल होंगे, ठीक है। आप उन फेल्ड केसेस का एनालिसिस करें, मैनुअली एनालिसिस करें, देखिए कौन कौन से केस फेल हो रहे हैं, ठीक है। अमूमन ये होता है कि जब आप उनका एनालिसिस करते हैं ना तो आपको उसमें कुछ हिंट्स मिल जाते हैं, कुछ ट्रेंड्स मिल जाते हैं कि यार इस टाइप की जो मेल है ना इसको नहीं पकड़ पा रहा, ठीक है। जिस तरह हम लोग जब कर रहे थे क्या लोग वर्ड्स क्लासिफिकेशन या लेटर्स की क्लासिफिकेशन का, तो उसमें हम जब देखते थे तो हमें पहले से नहीं पता था क्या एक्सपेक्ट करेंगे। हम एक एनालिसिस करते थे कि कौन कौन से लेटर्स कंफ्यूज हो रही है, ठीक है, एक दूसरे से। मशीन लर्निंग सिस्टम कहाँ पर गलत प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो कई जगहों पर होता था कि कहते हैं यू कंफ्यूज हो गया एम से, क्योंकि कई लोग एम भी उसी तरह लिख देते हैं, यू भी उसी तरह लिख देते हैं, यानी अगर स्मॉल एम स्मॉल यू लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो अब किसी ने एम भी यूँ ही लिखा होता है, यू भी, तो ये कई दफ़ा कंफ्यूजिंग हो गए, ठीक है। तो अब आप उसका एरर एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपस में कंफ्यूज हो रही हैं, उनको अलहदा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पैम के केस में भी आप यही करें, ठीक है, ये जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें आप यही करें कि पहले क्विक एंड डर्टी इम्प्लीमेंटेशन करें, उसके जो एरर्स आ रहे हैं उनको मैनुअली देखें कि उसके अंदर क्या गड़बड़ें आ रही हैं, और उसमें देखें कोई ट्रेंड तो नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका 500 का क्रॉस वैलिडेशन सेट था, 500 ईमेल्स थी जिस पे आप वेरीफाई कर रहे थे, ठीक है। उनमें से 100 जो है वो मिस क्लासीफाई होगी, ठीक है। आपने क्योंकि क्विक एंड डर्टी इम्प्लीमेंटेशन की तो उसमें 500 में से 100 जो है वो उसने गलत क्लासीफाई कर दी, स्पैम थी तो उसने नॉट स्पैम कह दिया, ठीक है। ये हमारा मसला होगा। तो अब आप क्या करेंगे कि पहले तो आप क्लासीफाई करें कि कौन सी टाइप ऑफ ईमेल्स हैं जो कि मिस क्लासीफाई हुई हैं। हो सकता है कि आप देखें तो आप देखें कि यार ये 4 मेजर पार्ट्स बन रहे हैं, कि एक आपकी बन रही है फार्मा टाइप की, एक आपकी रेप्लिका या फेक रेप्लिकास बेचने वाली मेल्स हैं। फार्मा से मुराद है कि दवाइयाँ बेचने की कोशिश करें। कुछ आपके पासवर्ड स्टीलिंग टाइप की हैं जिन्हें फिशिंग ईमेल कहते हैं, ठीक है। तो कई ईमेल्स होती हैं वो आपका पासवर्ड चाह रही होती हैं ताकि आपका अकाउंट हैक कर सकें और उसके बाद आपको कोई कर सकें, ठीक है। और फिर आपने कहा कि एक बाकी को आपने अलग कर, ठीक है।
तो इसमें लेट से कि आपने चेक किया तो आपको पता चला कि यार जो 100 थी ना, उनमें से 12 फार्मा की थी, 4 फेक रेप्लिका की थी, 53 फिशिंग ईमेल्स थी, 31 अदर्स थी। ठीक है, तो जब ये नंबर्स आ जाते हैं ना, तो अब आप इसमें मैक्सिमम देख सकते हैं। ठीक है, कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन से आ रहे हैं। तो इधर बड़ा क्लियर फ़र्क आ रहा है कि सबसे ज़्यादा तो आपकी फ़िशिंग ईमेल्स हैं। ठीक है, तो अगर फ़िशिंग ईमेल्स आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपको इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो बजाय ये कि आपने रैंडमली चूज़ किया कि किस तरफ जाए, आपने एरर एनालिसिस किया और उसके बाद आपके पास जो नंबर है आपने उसकी बेस पे फैसला किया कि यार ये जो है ना, ये तो बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस टाइप की ईमेल्स, इनको मैं ठीक कर लूँ तो 53 तो 100 में से 53 तो साइड पे हो जाएंगी ना। ठीक है, तो ये आपका पहला काम है। फिर जब आपने डिसाइड कर लिया कि इनमें से किस किस को फिक्स करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा फेल हो रहा है आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। उसमें फिर आप ढूंढेंगे उसमें क्या क्यूज हैं जो हेल्प कर सकते हैं उस ईमेल में। ठीक है, हो सकता है कि आप देखें कि यार बाज़ का डिलिबरेट मिस स्पेलिंग आती हैं, बाज़ का ईमेल राउटिंग अनयूजुअल होती है, यानी आप हेडर को उसके कुछ देखने कह रही हैं। ठीक है, बाज़ का उन्होंने पंक्चुएशन अजीब सी लगाई होती है, एक्सक्लेमेशन मार्क आगे लगे हुए हैं इस किस्म की। और लेट से कि आपने उनका एक दोबारा एनालिसिस किया, लेट से कि जो फिशिंग ईमेल्स थी उनका, और उसमें आपको पता चला कि यार 5 मिस स्पेलिंग के केस थे, अनयूजुअल राउटिंग के 16 थे और पंक्चुएशन के 32 थे। ये रैंडम नंबर बता रहे हैं, असल में ऐसा होता है नहीं होता है। आप कह रहे हैं हमें नहीं पता, हम असल डाटा पे देखेंगे। ठीक है, तो अब अगर ये डाटा आया तो मुझे साफ नज़र आ रहा है कि जो इनमें सब शायद मिस स्पेलिंग को चेक करने के ऊपर टाइम लगाने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वो तो बहुत थोड़े से केसेस हैं, लेकिन पंक्चुएशन के ऊपर लगाने का फ़ायदा है। ठीक है, तो हम फिर इस तरफ मूव हो जाए। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो आपने बजाय इसके कि जो शुरू में आइडिया आया था, आपने आइडिया को अच्छे लगने या बुरे लगने की बेस पे खुद ही से डिसाइड कर लिया। आप उसके बजाय क्या करें, आप एरर एनालिसिस करें और देखें कि असल में क्या चीज़ फेल ज़्यादा हो रही है और जो उसमें ज़्यादा फेल हो रही है उसका फिक्स क्या बनता है, आप उसकी तरफ चले जाए। ठीक है, तो ये करने की कोशिश हम करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक ये है कि आप मैनुअली एनालिसिस करें। ठीक है, लेकिन एक एनालिसिस तो ये वाला मैनुअली ही आप करेंगे, लेकिन आपने कोई चीज़ इंप्लीमेंट की है, उसकी बेस पे आप चाहते हैं कि आप मैं डिसाइड कर सकूं कि क्या ये हेल्प कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसमें ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपको कोई एक सिंगल नंबर मिल जाए ना जो बता रहा हो कि यार चीज़ बेहतर हो रही है या बुरी जा रही है। फॉर एग्जांपल एक्यूरेसी एक नंबर है कि जी कितना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो आपको कहीं से मिल जाए तो आप कहेंगे कि यार ये मैंने चीज़ जल्दी से ट्राई की, देखा कि एक्यूरेसी इंप्रूव हुई है, तो इसका मतलब इस तरफ जाने का फ़ायदा है। अगर एक्यूरेसी नहीं इंप्रूव हुई, इस तरफ जाने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाहता हूँ कि डिस्काउंटेड, डिस्काउंटिंग जो है, क्या इन सबको एक ही वर्ड ट्रीट किया जाए। ठीक है, तो ये एक तरीका आपके दिन में आ सकता है कि यार इस पे काम करते हैं। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि इसका एक तरीका हो सकता है कि आप शुरू के देखें, डिस्काउंट है, इन सारों में डिस्काउंट शुरू में कॉमन आ रहा है या डिस्काउंट शुरू में कॉमन आ रहा है, उसके आगे TING लग गया या टिड लग गया या कुछ और लगे, तो आप कह लेंगे यार शुरू के कुछ लेटर्स को कंपेयर कर लिया करूँगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं बाज़ का स्टेमिंग सॉफ्टवेयर के। स्टेमिंग सॉफ्टवेयर ये करते हैं कि शुरू के वर्ड्स दें तो उससे वो बाकी के वर्ड्स बना देते हैं जो भी आ सकते हैं। तो आप उनको यूज़ करते हुए फॉर एग्जांपल आप इसको सर्च कर सकते हैं और गूगल करेंगे तो आपको पोर्टर स्टेमर मिल जाएगा और उसको उसे ट्राई आउट करके देख सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये बाज़ केस में उल्टा पड़ जाए। फॉर एग्जांपल वो यूनिवर्स और यूनिवर्सिटी को सेम समझ ले, बिकॉज शुरू के तो लेटर इनके सेम है। ठीक है, तो अब आप क्या करें। ठीक है, तो इसमें शायद एरर एनालिसिस से उतना फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज आप ये सारे केसेस देख के आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इट्स हार्ड टू सी के इसका क्या इफेक्ट होगा। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप कोई स्टेमिंग सॉफ्टवेयर लें और उसको इंटीग्रेट कर दें, और इंटीग्रेट करके आप देखें कि आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है या ख़त्म हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप
कोई आपके पास मेट्रिक हो जो कि बता रहा हो कि कैसी परफॉर्मेंस है, कितने % परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और आप उसमें कह दें कि विदाउट स्टेमिंग कैसे जा रहा है, विद स्टेमिंग कैसे जा रहा है, ठीक है। लेट्स से कि आपका एरर 5% था विदाउट स्टेमिंग, और वो विद जब आपने ये स्टेमिंग सॉफ्टवेयर साथ इनकॉर्पोरेट किया तो वो 3% हो गया। तो अब इसका मतलब है कि एरर में सिग्निफिकेंट जंप आई है, 2% की जंप आई है, इसका मतलब है कि इसका फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो 5% था और आपने यूज़ किया वो उल्टा 5.1% हो गया, तो उसका मतलब है कि ये नुकसान कर रहा है, या 4.9% हुआ तो इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप देखेंगे कंप्यूटेशनल कॉस्ट कितनी पड़ी है, ठीक है। इसी तरह लेट्स से कि आपके पास था कि आप अपर और लोअर केस में बाज़ कात कैपिटल एम से मॉम लिखा होता है, आप इस पे टाइम लगा दें कि यार मैं क्या मैं केस इनवेरिएंट इम्प्लीमेंट करूँ कि केस को देखे ही ना कि अपर केस लेटर था या स्मॉल केस लेटर था, आप जस्ट मैच करें कि जो मर्जी केस हो। या हो सकता है कि इस केस में आपको अभी ये मेड अप नंबर्स हैं, हो सकता है कि 3% के बजाय वो 3.2% हो जाए, तो आपको पता चले कि नहीं यार इसका तो उल्टा नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो आप इसका मतलब है कि इसको इम्प्लीमेंट करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। असल में हो सकता है इसका उलट हो, लेकिन मैं ये आपको जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जो डिसीजन लेने हैं उनका वो आपने इस बेसिस पे नहीं लेने कि आपको अच्छा लग रही है एक चीज़ करना, वो डिसीजन इस बेसिस पे लेने हैं कि आप एक्चुअल में ट्राई आउट कर लें, ठीक है। पहला हमने तरीका पढ़ा कि आप एरर एनालिसिस करें, मैनुअल देखें। फिर ऐसी चीज़ हमने एक एग्जांपल देखी जिसके अंदर एरर एनालिसिस जो है वो शायद इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं था, बिकॉज हमें नहीं पता, मतलब बहुत सारी केसेस में जाके हम मैनुअली तो ये जाके नहीं देख सकते, तो वहाँ पे हम स्टेमिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करके देख सकते थे। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करके भी देखेंगे और बगैर यूज़ के भी देखेंगे और उनका कंपैरिजन कर लेंगे। बट उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोई नंबर चाहिए, ठीक है, कि जो बता सके, जो कि हम उसका सक्सेस रेट बता सके किसी तरह, ठीक। अच्छा, अब सक्सेस रेट जो है वो उसका जो कॉमनली हमारे ज़हन में नंबर आता है वो क्या आता है कि हम टेस्ट सेट पे जो एरर की एक्यूरेसी है कि टेस्ट सेट पे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अभी जो हम देख रहे थे कि 2% है, 3% है, किस तरह आ रहा है, ठीक है। तो उस नंबर को देखने में भी ना बाज़ कुछ मसाइल हो सकते हैं, ठीक है। वो उसमें एक केस है स्क्यूड क्लासेस का, जो कि हम देखेंगे कि जब आपके पास ये होता है ना कि रेयर केसेस एग्जिस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल आप कैंसर डिटेक्शन की बात करें, ठीक है, तो कैंसर डिटेक्शन में लेट्स से कि 1% या बहुत ही कम लोगों को कैंसर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो परसेंटेज एरर है ना वो इतना अच्छा प्रेडिक्टर नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपने कोई प्रेडिक्टर बनाया जो 1% एरर रेट था जिसका, ठीक है, तो 99% करेक्ट डायग्नोस कर देता था, ठीक है। बाद में आपको पता चला कि यार असल में तो सिर्फ 0.5% लोगों को कैंसर होता था, ठीक है। विच मीन्स के 0.5% लोगों को होने का मतलब है कि अगर आप सिंपल ये प्रेडिक्टर बना दें कि जो हमेशा प्रेडिक्ट करे कि भाई आपको कैंसर नहीं है, ठीक है, तो वो इससे बेहतर परफॉर्म करेगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी अगर मैं कहूँ वो परफॉर्म करेगा। इसकी सिर्फ आप हमेशा ये कहते हैं आपको कैंसर नहीं है, जो मर्जी आए, हर एक को यही कहते थे, ठीक है। तो ये सिर्फ 0.5% ऑफ द टाइम गलत होगा, बिकॉज होता ही 0.5% ऑफ लोगों को है, बाकी सबको आपने कह दिया। बट वी नो कि ये कोई इतना अच्छा प्रेडिक्टर तो नहीं है ना, ये तो उल्टा सबको एक ही कह रहा है, तो प्रेडिक्टर तो ना हुआ, ठीक है। तो ऐसे केसेस को कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो जो हम पिछली स्लाइड पे कह रहे थे ना कि हमारे पास कोई न्यूमेरिकल नंबर होना चाहिए, तो एक्यूरेसी इटसेल्फ इज नॉट अ गुड इंडिकेटर, स्पेशली इन केसेस ऑफ रेयर क्लासेस जिसमें आपके पास, या स्क्यूड क्लासेस जिसमें पॉजिटिव केसेस बहुत कम हो और नेगेटिव केसेस बहुत ज़्यादा हो, और वाइस वर्सा, तो वहाँ पर आपके पास चीज़ें कुछ गड़बड़ आ सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्क्यूड क्लासेस का केस बनता है। तो इसमें आप कैसे चेक करें, ठीक है, तो उसके भी तरीके हैं, ठीक है। उसका जो तरीका है ना उसको हम कहते हैं, ये स्पेशली जो रेयर क्लासेस के केस में है ना, उसको हम कहते हैं प्रेसिजन और रिकॉल। हम दो अलहदा मेजर्स बना लेते हैं, ठीक है। तो प्रेसिजन और रिकॉल में हम क्या करते हैं कि मैं ये बोर्ड पे आ जाता हूँ इस पर, ठीक है। सो
एक आपका है एक्चुअल में क्या थी आउटकम, ठीक है। तो एक्चुअल आउटकम में आपके पास लेट से ये 1 और 0 दो ऑप्शन थी, कैंसर है या नहीं है, ठीक है। और एक आपकी प्रेडिक्शन है, ठीक है, इसमें भी 1 और 0 दो ऑप्शन थी, ठीक है। तो जब आप ट्रेन करेंगे तो कुछ केसेस होंगे जो एक्चुअल में भी कैंसर वाले थे और आपने भी प्रेडिक्ट किया कि उसमें कैंसर है। ऐसे केसेस को हम कहते हैं ट्रू पॉजिटिव्स, ठीक है, कि जो आपने बिल्कुल ठीक ठीक प्रेडिक्ट किया, असल में भी वो कैंसर था और आपने भी यही प्रेडिक्ट किया। फिर आपकी कुछ प्रेडिक्शंस में क्या होगा कि आपने प्रेडिक्ट किया कि उनको कैंसर नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने प्रेडिक्ट किया 1 कि उनको कैंसर है, एक्चुअल में उनको कैंसर नहीं था, ठीक है। तो अगर एक्चुअल में कैंसर नहीं था और हमने कह दिया कि कैंसर है, इनको हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। ये लफ्ज़ आजकल आप लोगों को वैसे भी अगर आप कभी डॉक्टरों के पास गए हैं तो थोड़ा बहुत आपने सुना होगा, ठीक है। जिस तरह आजकल डेंगू फैला हुआ है तो डेंगू में अक्सर फॉल्स नेगेटिव आ जाते हैं, ठीक है, कि असल में होता है डेंगू, लेकिन आप अगर किसी अच्छी लेबॉर्ट्री से ना टेस्ट करें जिसने स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया तो वो गलत नेगेटिव दे देते हैं। कोविड में भी ये मसला होता था कि फॉल्स नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। तो डॉक्टरों को अगर बाज़ लेबॉर्ट्रीज पे शक हो तो वो आपको स्पेशली कहते हैं कि जी फ़लाँ वाली लेबॉर्ट्री से चेक करें, ठीक है, ताकि उनका ये वाला शक रफा हो जाए कि ये फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव तो नहीं है, ठीक है। अगर एक्चुअल में नहीं, एक्चुअल में था और आपने कह दिया कि नहीं है, इसको हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। और अगर असल में भी नहीं था और आपने भी कह दिया तो इसको हम कहते हैं कि ट्रू नेगेटिव, ठीक है। तो आइडियली हम क्या चाहते हैं? आइडियली हम चाहते हैं कि हम सिर्फ इन्हीं दोनों में रहें, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एरर केस है ना। चाहे आप फॉल्स पॉजिटिव कह दें, चाहे आप फॉल्स नेगेटिव कह दें, बोथ केसेस आर एरर केसेस, और हम चाहेंगे कि ये दोनों केसेस ना हो। फॉल्स नेगेटिव का मतलब है, हाँ, फॉल्स नेगेटिव का मतलब है कि आपने कह दिया नहीं है लेकिन असल में था उसको, ठीक है। एक बंदा था उसे कैंसर था, आपने कह दिया नहीं है, ठीक है, दिस इज फॉल्स नेगेटिव। या एक बंदे को कोविड था, आपने कह दिया कि नहीं है, दिस इज फॉल्स नेगेटिव। और कोविड में कई दफ़ा सही तरह से स्वैब ना लेते हो तो फॉल्स नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। मेरा जब उन्होंने स्वैब लिया था मेरा ख्याल था कि नेगेटिव ही आएगा, मुझे तो वैसे ही कोई इंडिकेशन नहीं थी, वो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। फिर मुझे शक हुआ कि फॉल्स पॉजिटिव ना हो, लेकिन बहरहाल फिर मैं एक कमरे में अलहदा हो गया और वो जो भी था, तो पता नहीं मुझे कोई 2 नंबर किस्म का कोविड हुआ तो कुछ हुआ नहीं, अल्लाह का शुक्र है वैसे लेकिन ठीक है। तो जिस तरह हम मजाक में कहते थे ना कि चाइना माल जो है ना वो 2 तरह का होता है। एक चाइना माल है जो बाहर वो भेजते हैं, एक है पाकिस्तान में भेजते हैं। वो पाकिस्तान में चाइनीज़ खिलौना हो 4 दफ़ा खेलो टूट जाते, बाहर से आता है उस पर भी मेड इन चाइना लिखा होता है और कहते हैं वो आप कहते हैं डंगर होते हैं पूरा, कुछ भी नहीं होता उनको, ठीक है। तो लेकिन जनरली हम चाइना माल लो क्वालिटी उसके लिए कहते हैं। तो मैं अपने दोस्तों को मजाक में कहता था, लगता है मुझे कोई चाइना वाला कोविड हुआ है, ये अच्छा क्वालिटी का कोविड नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर वो आगे से कहते हैं भाई तू बकवास बंद कर, ठीक, शुक्र कर के तू ठीक है। तो अगर खुदा ना खास्ता ख़राब हो गया, बट क्योंकि अल्लाह बचाए रखा अल्लाह ने कि कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। तो एनीवे, सो फॉल्स पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव इनका समझ आ गया। तो आइडियली अगर आप इन 2 बॉक्सेस में हैं तो दिस इज अ गुड थिंग, और इन दोनों में हैं तो दिस इज अ बैड थिंग, ठीक है। तो हम करते क्या हैं कि हम 2 चीज़ें डिफाइन करते हैं, एक प्रिसियन और एक रिकॉल। प्रिसियन हम इसको कहते हैं कि जो हमने प्रेडिक्ट किए थे उनमें से एक्चुअल में कितनों को था कैंसर, ठीक है। सो ये होगी कि आपकी ओवरऑल एक्यूरेसी कितनी है प्रेडिक्ट करने की। उसमें आप क्या करते हैं कि आप डिवाइड कर देते हैं जो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय प्रेडिक्टिव पॉजिटिव्स। तो आपके पास ये जो ट्रू पॉजिटिव्स हैं आपने इसको डिवाइड कर दिया विद ओवरऑल जो आप टोटल आपने प्रेडिक्ट किए थे। तो कुछ ट्रू थे, कुछ उसमें से फॉल्स थे। तो अगर लेट से मैं कहता हूँ 99% ऑफ द टाइम ये 99 आ जाता है, इसका मतलब है कि यार क्योंकि जिसे डिवाइड कर रहे हैं उसमें फॉल्स पॉजिटिव भी ऐड हो गए ना,
ठीक है। तो अगर तो ये 0 होते हैं, यानी आपने एक भी फॉल्स पॉजिटिव नहीं किया, सारे ट्रू पॉजिटिव ही आपके थे, तो इसका मतलब है कि ये 1 आ जाएगा, विच इज़ अ गुड नंबर, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि ये कोई छोटा नंबर आ रहा है, 0.1 आ रहा है, इसका मतलब आपके तो थोक के हिसाब से आपने फॉल्स पॉजिटिव दे दिए, तो 0.1 आने का मतलब है कि 90% ऑफ द टाइम आप कह रहे थे कि वो पॉजिटिव है, जबकि असल में वो नेगेटिव था, ठीक है। तो लो नंबर इज अ बैड नंबर एंड हाई प्रेसिजन इज अ गुड नंबर, ठीक है। तो एक तो ये है कि आपके इस केस से आपके जो फॉल्स पॉजिटिव वाला केस खत्म हो जाता है। दीज 2 बॉक्सेस आर बेसिकली जो कि बैड बॉक्सेस बनते हैं। दूसरा रिकॉल ये है कि आप कहते हैं कि कितने पेशेंट्स थे जिनको कैंसर था, लेकिन आपने उनमें से कितने फ्रैक्शन को कहा कि यार कि वो करेक्टली डिटेक्ट किया, ठीक है। तो ये एक्चुअल कैंसर वाला बॉक्स ये बनता है, यानी कि अगर मैं ये वाला कॉलम ले लूँ ना, दिस इज एक्चुअल कैंसर बॉक्स, तो उनमें से आपने कितने ट्रू किए, ठीक है। तो इसमें फिर आप क्या करते हैं कि आप ट्रू पॉजिटिव को डिवाइड कर देते हैं, वे ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव के एक्चुअल जो केसेस थे जिनको था कैंसर, ठीक है, इससे डिवाइड करते हैं और ऊपर आप रख लेते हैं कि उनमें से कितने आपने कहा कि पॉजिटिव थे, ठीक है। तो ये आपको दूसरा नंबर आ जाता है। अगेन इफ इट इज 1, ठीक है, यानी ट्रू पॉजिटिव ओवर ये फॉल्स नेगेटिव, नाउ एक 0, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 इज अ गुड नंबर कि आप 100% जो है ना, आप जिनको था आप उसी को बता रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा बड़ा नंबर 1 से नीचे नंबर आ जाए, इसका मतलब आप फॉल्स नेगेटिव्स भी दे रहे थे, और फॉल्स नेगेटिव दे रहे थे तो ऐसे लोग जिनको कैंसर था, आप उनको कह रहे थे कि भाई आपको कैंसर नहीं है, ठीक है। तो ये नीचे वाले जो है ये मिला के एक्चुअल कैंसर केसेस हैं, लेकिन आप उनमें से कुछ फ्रैक्शन को कह रहे हैं ना कैंसर है, तो कितने फ्रैक्शन को कह रहे हैं कैंसर है, ठीक है। तो ये समझ आ गई क्या है कि एक प्रिसीजन आ गई और एक रिकॉल आ गया, ठीक है। प्रिसीजन ये है कि जिसमें आप डिवाइड करेंगे, आपने जितने प्रेडिक्ट किया तो उनमें असल में कितनों को था, ठीक है। रिकॉल ये है कि जिसमें आप जो एक्चुअल जितनों को था उनमें से आप कितने को कह रहे हैं, ठीक है। दोनों नंबर्स 1 होने चाहिए इन एन आइडियल सिनेरियो, लेकिन ये ऑब्वियसली 0.9 समथिंग हो तो दिस इज अ गुड थिंग, अगर नीचे की तरफ हो तो इट्स अ बैड थिंग। तो अब आपने इससे क्या फायदा होगा कि इसमें दोनों बैड केसेस कवर हो गए, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं रही क्योंकि बैड केसेस दोनों कवर हो गए। तो ये 2 नंबर्स आपके पास अगर अच्छे आ रहे हैं तो आप कहेंगे कि ओवरऑल मेरा प्रेडिक्टर अच्छा है, ठीक है। तो हमने अगेन एक स्टेप वापस आता हूँ, शुरू क्यों किया था ये प्रिसीजन रिकॉल, इसलिए क्योंकि रेयर क्लासेस में जो सिंपल एक्यूरेसी थी वो इतना अच्छा नंबर नहीं था। उसमें आप सिंपल अगर ये कहें कि आपको वो है ही नहीं, ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छा क्लासीफायर बन जाएगा उसके हिसाब से, लेकिन वो हमें पता है कि वो अच्छा क्लासीफायर नहीं है। तो फिर हम कोई और चीज़ क्यों ना करें जो थोड़ा सा बेहतर हो, तो उसके लिए हम प्रिसीजन और रिकॉल यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है कि इसमें y = 1 हम प्रेजेंस ऑफ रेयर क्लास की बात करें, यानी अगर कैंसर रेयर है और हम कहना चाह रहे हैं y = 1, इसका मतलब कैंसर है। y = 0 को हम है नहीं कह रहे, ठीक है। या कोविड या जो भी चीज़ थी उसमें हम फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव मीन्स हैविंग दैट थिंग, नॉट ये रेयर क्लास का पार्ट हो। अच्छा, लेकिन हम तो एक नंबर चाहते थे, राइट, क्योंकि एक नंबर हो तो हम ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास आगे हम जो देखते हैं वो देखते हैं कि उस पर कैसे आ सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ, कुछ बोल रहे थे? नहीं, टाइम तो अभी बहुत है यार, क्या हो गया आज का? तो मतलब नई चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं, मैंने शुरू का थोड़ा सा किया है, ठीक है। अच्छा, कई दफ़ा आप ये कहना चाहते हैं कि सपोज हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कैंसर, जब हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, हम किसी को गलत उसमें नहीं डालना चाहते कि यार वो बिला वजह परेशान हो, जबकि अभी हमें बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी ना हो, ठीक है। तो अभी तो हम ये करते हैं ना कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हमारा हाइपोथेसिस 0.5 या उससे ऊपर हो तो हम कहते हैं कि है, और जब नीचे हो तो हम कहते हैं कि नहीं है, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि अगर हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस के ऊपर कहना चाहते हैं, ठीक है, तो हम ये वाला थ्रेशोल्ड ही चेंज कर दें। हम 0.5 के बजाय कहें कि यार जब ये आप 50% चांस पे हम कह रहे हैं, हम कहें 70% चांस पे हम कह दें,
ठीक है, या 90% चांस पे कह दें, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि अगर हम 70% या 90% पे कहेंगे तो आप थ्रेश होल्ड जो है वो 0.5 के बजाय 0.7 या 0.9 पे लगा लें। तो उस केस में क्या होगा कि हमारी प्रिसीजन बढ़ जाएगी और रिकॉल जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। कि प्रिसीजन का मतलब है कि अब आपके जो ट्रू पॉजिटिव्स थे वो आप ज़्यादा उनको कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके जो एक्चुअल पॉजिटिव में से कुछ आप मिस करना भी शुरू कर देंगे, बिकॉज आपने थ्रेशोल्ड ऊपर कर दिया। वो 0.6 भी आया था लेकिन आपने कहा कि ये नहीं है, ठीक है, और वो हो सकता है उसको असल में हो कैंसर, ठीक है। तो वो आपके रिकॉल को ख़राब करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसके ऑपोजिट करना चाहते हैं कि हम केसेस नहीं मिस करना चाहते, हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा जिसमें हमें शक हो हम उसको कहें कि भाई आप आगे ट्रीटमेंट करवा लें या देख लें आगे, ठीक है, चेकअप, ठीक है। तो उस केस में हम चाहेंगे उल्टा के थ्रेशोल्ड हम नीचे की तरफ रखें कि हमें अगर 30% भी शक है तो हम कहेंगे कि यार बेहतर है चेक करा लो और इलाज करना शुरू कर दो, ठीक है, बजाय इसके कि बाद में पता चले कि असल में था और इलाज ना कराया और मदई पड़ गया, ठीक है। तो दैट्स नॉट गुड, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास हाई रिकॉल होगा और प्रिसीजन लोग, तो हम इसमें काइंड ऑफ एक ट्रेड ऑफ ले सकते हैं। तो इन जनरल आप ये कर सकते हैं कि आप ना ये जो बजाय इसको 0.5 पे रखने के आप एक थ्रेशोल्ड सेट कर लें, और उस थ्रेशोल्ड के पे ना आप बेसिकली ये कर सकते हैं कि अगर आप 0.99 के करीब रखेंगे थ्रेशोल्ड तो आपकी प्रिसीजन बढ़ जाएगी, रिकॉल कम हो जाएगा। अगर आप 0.01 के करीब रखेंगे तो रिकॉल बढ़ जाएगा, रिकॉल बेहतर हो जाएगा, प्रिसीजन घट जाएगी। और दरमियान में ये मतलब कर्व जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, चाहे जो भी शेप लेकर आ रहा हो, ठीक है। लेकिन इनमें से आप फिर दरमियान में कोई ट्रेड ऑफ रख सकते हैं कि आपके लिए क्या सूट करता है, ठीक है। तो ये केस टू केस वेरी करता है, ठीक है। ऑब्वियसली इन दोनों चीज़ें ठीक लगती हैं। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आप किसी को तब कहना चाहते हैं जब आप कॉन्फिडेंट हो, तो फिर आप थोड़ा सा अपर साइड पे रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एहतियाती थोड़ा सा रखें, ठीक है। ये डॉक्टरों में भी फ़र्क होता है कि कुछ थोड़ा एहतियाती तौर पे ही कुछ काम करवा लेते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो कुछ ज़्यादा, जब तक उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता तब तक आपको नहीं देते। लेकिन ये है कि आप वो जो भी करना चाहें यू कैन प्ले विद द थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्रेशोल्ड है। तो ये तो खैर एक छोटा सा साइड टॉपिक था जो अनरिलेटेड था। कमिंग बैक टू द प्रिसीजन रिकॉल, हम आए क्यों थे? क्योंकि हमें स्क्यूड क्लासेस में जहाँ पर रेयर केसेस एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर बहुत अच्छा जो सिंपल एक्यूरेसी थी वो बहुत अच्छा नंबर नहीं था, ठीक है। तो अब लेट्स से क्या हमने 2 नंबर निकाल लिए, ठीक है। अब लेकिन 2 नंबर निकाले, हमने नंबर क्यों चाहिए था हमें कि हम कोई एल्गोरिदम ट्राई करके उसकी एक्यूरेसी देखना चाह रहे थे कि इम्प्रूव हो रही है या घट रही है। अब मसला ये है कि अब मुझे ये बताना मुश्किल है कि ये 0.5 से 0.7 हुई है, ये 0.4 से 0.1 हुई है, एक तरफ इम्प्रूव हो गई, एक तरफ कम हो गई, तो बेहतर कौन सा है, ठीक है। तो अगेन कन्फ्यूजन पैदा होगी क्योंकि एक के बजाय 2 नंबर हो गए, एक नंबर में एटलीस्ट वो कन्फ्यूजन नहीं थी, ठीक है। ऑब्वियसली तीसरा एल्गोरिदम है जिसका रिकॉल बहुत अच्छा है, प्रिसीजन बहुत ख़राब है, ठीक है। तो एक साइड पे बहुत अच्छा, दूसरी साइड पे ख़राब, तो कैसे करें? तो एक कॉमन सेंस से ज़हन में आता है कि यार दोनों की एवरेज ले लो, ठीक है। दोनों की एवरेज ले लें तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ये 0.5 बन रहा है, ये 0.45 बन रहा है, 0.4, तो ये सबसे बेहतर लग रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो ये तो बेहतर नहीं है, बिकॉज इसकी प्रिसीजन तो 2% है, ठीक है, जो कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रिसीजन तो हम तो चाहते हैं कि 1 के करीब करीब नंबर हो, तो ठीक है, रिकॉल इसमें अच्छा है। तो ये तो तकरीबन उस किस्म का केस बन गया ना कि आप हर दफ़ा ही कह दें कि कैंसर है, वो वाला केस उस टाइप का बन गया ना कि जो बहुत सिर्फ 0.02% ऑफ द टाइम ठीक हो रहा है, लेकिन रिकॉल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो चीज़ यूज़ होती है ना, अमूमन इसके लिए डिफरेंट तरीक़ों से इनको मिक्स किया जा सकता है, लेकिन जो अमूमन यूज़ होता है वो कहलाता है F स्कोर या F1 स्कोर भी कहते हैं इसको, ठीक है, प्रिसीजन और रिकॉल को मिक्स करने के लिए। और उसमें आप क्या करते हैं कि ये भी काइंड ऑफ एवरेज ही रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूले से। सो इसमें आप प्रिसीजन और रिकॉल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे ऐड कर रहे हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें होगा क्या, ठीक है, अगर दोनों ही 1 है, बहुत आला केस है,
ठीक है, बहुत वाला केस है तो क्या होगा, 1 इंटू 1 1 आ गया और 1 प्लस 1 2 आ गया और 2 2 से कट गया तो 1 एक नंबर आ गया। 1 का मतलब है कि आला है, ठीक है, इसकी ओवरऑल प्रेसिजन प्लस रिकॉल दोनों आला है, ठीक है। अगर इनमें से एक बहुत कम हो गया, जिस तरह ये वाला केस आ रहा है 0.02, तो आप 1 इंटू 0.02 करेंगे तो 0.02 आ जाएगा, ठीक है, विच इज़ अ वेरी लो नंबर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये इनमें से एक भी जीरो के करीब गया तो उसको फौरन से ये डिनोमिनेटर को घटा देगा, और डिनोमिनेटर को घटाएगा तो इसका मतलब है कि नंबर नीचे जाएगा और हमारा वो वाला केस जो है ना कि स्क्यूड क्लासेस में जो नंबर ख़राब हो रहा था वो नहीं आएगा। तो दोनों साइड पे अच्छा नंबर आएगा तो ये नंबर ऊपर जाएगा, वरना एक साइड पे अगर अच्छा आ रहा हुआ तो ये फ़ौरन से नीचे गिरेगा, ठीक है। तो अगर अब आप इस वाले F स्कोर या F1 स्कोर इसके हिसाब से अगर एवेल्युएट करें तो ये वाला नंबर काफ़ी नीचे गिर गया है। तो ये अब बेहतर नंबर बता रहा है और ये बड़ा क्लियरली बता रहा है कि एल्गोरिदम 1 जो है ना ये ओवरऑल बेहतर है एज कंपेयर टू 2 एंड 3। तो ये अक्सर फिर हम यूज़ कर रहे होते हैं इन केसेस ऑफ स्क्यूड क्लासेस, ठीक है, ओके। ओके, एक और चीज़ जो हमने डिस्कस की थी कि अक्सर हमारा मशीन लर्निंग में ना आपके को टेम्पटेशन होती है कि डाटा ज़्यादा करें तो शायद वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। कुछ केसेस में ये बहुत हेल्प करता है, कुछ केसेस में ये उतना हेल्प नहीं करता, और उसके लिए हमने पूरी डिस्कशन की थी कि यार हाई बायस का केस है या हाई वेरिएंस का केस है। अगर हाई बायस का केस है तो डाटा बेशक ज़्यादा भी हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज आपका मॉडल ही सही तरह उसको नहीं मॉडल कर पा रहा, तो डाटा का मसला, ठीक है। सो ये एक बैंको एंड ब्रिल इन्होंने जो 2001 में काम किया था टू क्लासीफाई बिटवीन कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, जिस तरह टू ये कन्फ्यूज़ हो जाते, ठीक है। देन स्मॉल ई से या ए से आ रहा हो ये कन्फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक जुमला है, फॉर ब्रेकफास्ट आई एट 2x, तो यहाँ पे कौन सा 2 आएगा, TW, यानी यहाँ पर क्लियर हो रहा है हमें कि कौन सा आएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के लिए डाटा सेट बनाया और उस पर डिफरेंट एल्गोरिदम्स ट्रेन किए, ठीक है। ये उस ज़माने के ज़्यादा हैं, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन से करीब का है, ये कुछ और हैं जिनमें से शायद हम ये वाला थोड़ा सा टच करेंगे, बाकी शायद नहीं पढ़ेंगे। तो एक चीज़ उन्होंने नोट की कि ये तमाम जो एल्गोरिदम्स हैं ना, ये उनके लर्निंग कर्व्स हैं, एक्स एक्सिस पे है ट्रेनिंग सेट का साइज, डाटा ज़्यादा करने यानी, ठीक है, और ये वाई एक्सिस पे एक्यूरेसी। तो एक जो हमें इधर ट्रेंड नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे ट्रेनिंग सेट बढ़ता जाता है हमारी एक्यूरेसी इम्प्रूव होती जाती है। इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसमें से एल्गोरिदम कौन सा अप्लाई किया, क्योंकि सारे ही एल्गोरिदम इम्प्रूव हो रहे हैं। तो अगर इनमें से जो लेट से ये वीक एल्गोरिदम लग रहा है मेमोरी बेस्ड वाला, इसमें अगर ये आप ज़्यादा डाटा पे ट्रेन कर देंगे तो ये बाकी सबसे बेहतर परफॉर्म कर होगा। तो इसका मतलब है कि डाटा मैटर तो करता है, ठीक है। तो इस ज़्यादा डाटा पे ट्रेन करना, और ये जो है ना प्रैक्टिकली मशीन लर्निंग में ये बड़ी कॉमन सी सेइंग है कि बेस्ट एल्गोरिदम एक्चुअली विन नहीं करता, बल्कि जिसके पास मोस्ट डाटा होता है वो विन करता है, ठीक है। एक और आजकल एक और चीज़ भी टर्म मशहूर हुई है कि डाटा इज़ ऑयल, ठीक है। जो पहले ऑयल होता था अब वो डाटा है, तो जिन कंपनियों के पास डाटा है दे आर इन अ बेटर पोजीशन, ठीक है। उनके लिए वो एक तरह जिस तरह ऑयल बिहेव करता था वो बेहतर मशीन लर्निंग अप्लाई करके उधर बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। सो ये तो चीज़ एक इस्टेब्लिश है कि डाटा, अगर आपका मॉडल रीजनेबली कॉम्प्लेक्स है तो ज़्यादा डाटा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन हम कैसे डिसाइड करें कि क्या डाटा ज़्यादा ज़रूरत है या नहीं है, तो उसका एक तरीका तो हमने था कि बायस वर्सेस वेरिएंस देख लें। एक और जो जनरल रूल ऑफ थंब है ना वो ये है, जो कि मैंने भी कई दफ़ा अप्लाई किया हुआ है, कि अगर आपको ये नज़र आता है कि एक ह्यूमन एक्सपर्ट इसी डाटा पे कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट कर सकता है तो फिर डाटा ज़्यादा होने का मसला नहीं है। अगर एक ह्यूमन एक्सपर्ट इतने डाटा पे कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि मज़ीद इनपुट की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, ये पहली एग्जांपल है, फॉर ब्रेकफास्ट आई एट 2x। मैंने आपसे पूछा, आप सब ने फ़ौरन जज कर लिया कि यहाँ पे TW और 2 आना था। इसका मतलब है कि ये वाला जो केस है
इसके लिए आपको ज़्यादा डाटा की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ये नहीं है कि बहुत सी ट्रेनिंग एग्जांपल्स की ज़रूरत थी। ये इसमें आपका एल्गोरिदम अगर गलत मिस्टेक कर रहा है तो इसका अंदर एल्गोरिदम में कोई मसला है, ठीक है। इसके काउंटर एग्जांपल है कि अगर आपने हाउसिंग प्राइस बतानी होती है और आपको सिर्फ साइज़ बता दें, ठीक है जी, कि 1 कनाल का घर है, ठीक है। अब 1 कनाल का घर है वो DHA में भी हो सकता है, ठीक है। वो हो सकता है कि इस्लामाबाद में हो, ठीक है। वो हो सकता है कि गुजर खान में हो, ठीक है। वो हो सकता है कि आपके गांव में हो, ठीक है। तो हर जगह पे प्राइस बड़ी डिफरेंट है। तो आपको पता है कि यार यहाँ पर ह्यूमन एक्सपर्ट को भी अगर मैं दूंगा ना तो वो सिर्फ साइज से नहीं बता सकेगा, उसके फर्दर क्वेश्चंस होंगे, घर नया है पुराना है, ठीक है, घर जो है उसमें कमरे कितने हैं, ठीक है, फिर उसका लोकेलिटी क्या है, ठीक है, करीब स्कूल हैं, अस्पताल हैं, नहीं है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर आ सकते हैं, ठीक है। वो आपकी प्रेडिक्शन एक्यूरेसी को इम्प्रूव करते जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो जनरल रूल ऑफ थम्स है इनमें रखें कि अगर आपको लगता है कि मज़ीद डाटा से ह्यूमन को फ़ायदा होगा तो इसका अलावा मशीन लर्निंग वाले एल्गोरिदम को भी फ़ायदा होगा मोस्ट लाइकली, और अगर ह्यूमन को नहीं फ़ायदा होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली मशीन लर्निंग वाले एल्गोरिदम को भी फ़ायदा इतना खास नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली होता यह है कि अगर आपने एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉडल ट्रेन किया हुआ है, ठीक है, जिस तरह न्यूरल नेटवर्क में मल्टीपल हिडन लेयर्स आपने डाली हुई है, ठीक है, तो टिपिकली ये होता है कि अंडर फिटिंग के मसले को तो वो हल करते थे। अंडर फिटिंग क्या थी कि आपका मॉडल इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, तो अगर आपने फीचर ज़्यादा डाल दिए तो अंडर फिटिंग तो नहीं होगी, यहाँ ओवर फिटिंग हो सकती है। ज़्यादा डाटा जो होता है ना वो ओवर फिटिंग के मसले को किसी हद तक हल कर देता है, क्योंकि ओवर फिटिंग में फिर आपके पास काउंटर एग्जांपल्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर डाटा ज़्यादा है, कम में तो आप ओवरफिट कर देंगे, लेकिन ज़्यादा डाटा है तो फिर कोई उसकी काउंटर एग्जांपल आ जाएगी जो उसको करेक्ट कर देगी, ठीक है। तो डाटा ज़्यादा करना जो है ना वो उसको हल कर देता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए ना कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स मॉडल है जिसमें जिस तरह बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन या लीनियर रिग्रेशन था या न्यूरल नेटवर्क विद मैनी हिडन लेयर्स है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जे ट्रेन स्मॉल होगा, यानी ट्रेनिंग सेट पे वो बहुत अच्छा मॉडल कर जाएगा, ठीक है। तो आपका बायस वाला प्रॉब्लम जो है ना, हाई बायस वाला प्रॉब्लम वो खत्म हो गया। तो ये लो बायस एल्गोरिथम्स बन गए एक तरह के। फिर अगर आप बहुत ज़्यादा डाटा पे ट्रेन करेंगे ना तो ये ज़्यादा डाटा होने की वजह से लो वेरिएंस भी हो जाएगा, यानी कि ओवर फिटिंग को अवॉइड कर देगा। और ओवर फिटिंग अगर अवॉइड होगी तो ये पहले ही स्मॉल था, अब आपका जे टेस्ट भी इसके करीब आ जाएगा, और जे टेस्ट इसके करीब आ जाएगा तो ओवरऑल आपका एरर कम आएगा, ठीक है। तो ये दोनों काम अगर आप करें तो काइंड ऑफ यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉडल विद लॉट्स ऑफ डाटा, ठीक है, तो टिपिकली आपकी परफॉर्मेंस ठीक आती है, ठीक है। आजकल तो मैंने देखा है ज़्यादातर जगहों पे अगर आपने एक रीजनेबल कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क बनाया हुआ है, ठीक है, जो जिसकी वजह जो एक्चुअल कोर्स में कवर नहीं हुआ था, बट आई विल कवर दैट, क्योंकि कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स जो है ना दे आर बीटिंग एवरी एल्गोरिथम काइंड ऑफ, ठीक है। तो वो तो अक्सर जो आजकल के कॉम्पिटिशन है ना उनमें इट्स अ कॉम्पिटिशन बिटवीन के किसका कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, होते हैं एंड पे कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क है मोस्टली, ठीक है। तो ये, लेकिन ऑब्वियसली छोटे प्रॉब्लम्स में ज़रूरी नहीं है कि कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क लगें, और कई तरह के प्रॉब्लम होते हैं, जिस तरह लीनियर रिग्रेशन में शायद कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क बेहतर नहीं है, वहाँ पे कोई और चीज़ लगे, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पर आज हम रोक देते हैं, आज 10 मिनट जो है ना हमारे बच गए, ठीक है।